नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस YouTube चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फुल फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी भाई? क्या मिल जाएंगी? तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। थ्योरी भी मिल जाएंगी और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ ये क्लास में जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको PDF रेगुलरली अपलोड होता है, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। तो ये वाली क्लास जो है किसके लिए लाभदायक होने वाली है? तो जो बच्चे RRB LP की CBT2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है अगर उनका, बिहार में जो वैकेंसी आती है BHP SCL की वैकेंसी, उसमें ITI कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए, ठीक है, SSC JEE तैयारी कर रहा है उसके लिए, RRB JEE की तैयारी कर रहा है उसके लिए, और कोई भी जगह पे जहाँ पे आपका डिप्लोमा बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, DET डिप्लोमा का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे भी, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से डिप्लोमा कर रहे हो तो उनके लिए भी लाभदायक होने वाला है। तो आज की क्लास में, यानी कि आज क्लास नंबर 4 है, तो पहले से 3 क्लास हो चुका है, तो जो बच्चे नहीं किए हैं उसको भी करके आइए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो संधारित्र और प्रेरक, ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है कैपेसिटर और इंडक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, उनको बता दें कि चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल, और ये चैनल जो है आप लोगों की सेवा के लिए तात्पर्य है। चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ NITN और गेट टॉपर के द्वारा चलाया गया एक पहल है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह का रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आइए रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस को जब हम लोग AC सर्किट में लगाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो AC सर्किट को दोस्तों, AC सप्लाई को ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, AC वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं, इस तरह से हमको दिखाते हैं। इसमें आप लगा रहे हैं किसको? तो प्रतिरोध को लगा रहे हैं। ठीक है, प्रतिरोध को लगा रहे हैं AC में। ठीक है, तो ये V है। ठीक है, AC को कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो AC को अगर लिखना हो ना तो ऐसे लिखते हैं, VM sin ओमेगा t लिखते हैं, VM sin ओमेगा t। तो इस प्रकार से AC को हम लोग लिखते हैं। ये आपका प्रतिरोध हो गया, ये आपका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब सर्किट में करंट बहेगा। ठीक है, करंट जो है सर्किट में इस प्रकार से बहेगा। ठीक है, एक हाफ साइकिल के लिए करंट पॉजिटिव रहेगा और दूसरे हाफ साइकिल के लिए करंट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, एक साइकिल के लिए करंट पॉजिटिव रहेगा, दूसरे साइकिल के लिए करंट जो है नेगेटिव रहेगा। तो आइए सबसे पहले एक वोल्टेज का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, आइए पहले वोल्टेज का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज जब देख रहे हैं ना यहाँ पे VM sin ओमेगा t, इसका ग्राफ जब बनाने जाएंगे ना तो कैसे बनेगा एक बार देख लेते हैं। VM sin ओमेगा t अगर आप बनाने जाएंगे दोस्तों तो इस प्रकार से दिखेगा कुछ। ओके, जस्ट इस प्रकार से आपको दिखने वाला VM sin ओमेगा t। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? वोल्टेज का। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं अधिकतम वैल्यू, इसको बोलते हैं VM। ये वही अधिकतम वैल्यू माइनस में है, माइनस VM। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ बन रहा है। वैसे ही यार करंट का भी ग्राफ बनाइएगा ना, इसमें जो करंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो करंट दिखाई दे रहा है, तो उस करंट का भी अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे ना तो भी कैसे आएगा? तो भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए करंट का भी ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए, तो करंट का भी ग्राफ है, एग्जैक्ट सिमिलर नजर आएगा। यस, इस प्रकार से आपको नजर आएगा। तो जिस प्रकार से वोल्टेज है उसी प्रकार से बिल्कुल करंट भी है, उसी शेप में बिल्कुल करंट है। ये वाला करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट, ये हो जाएगा माइनस में IM। ठीक है, IM क्या होता है? मैक्सिमम करंट। VM क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज। तो आप क्या देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या चीज़ दिख रहा है? तो सेम जैसे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे है बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है।
तो करंट और वोल्टेज जो यहाँ पे दिख रहा है सेम फेज में दिख रहा है, ठीक है, सेम फेज में दिख रहा है, ठीक है, सेम फेज में क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज जो है दोस्तों इस प्रकार से है, वोल्टेज अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट भी क्या होगा, करंट भी क्या होगा दोस्तों, तो इसी दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, ठीक है। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में, या बोल सकते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही पर है, क्या है, एक ही पर है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी सर्किट जो है खाली सर्किट में रेजिस्टेंस हो, जब भी सर्किट में खाली रेजिस्टेंस हो तो वोल्टेज और करंट क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, वोल्टेज और करंट क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, यानी कि दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है। जब भी सर्किट में खाली रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, वोल्टेज और करंट क्या दिखेगा, एक ही दिशा में आपको दिखेगा, ठीक है। ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, आपको वोल्टेज भी कैसे दिखेगा, तो बिल्कुल इसी दिशा में आपको वोल्टेज भी दिखेगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों पावर फैक्टर, क्या होता है, पावर फैक्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं पावर फैक्टर और हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों, शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक होता है क्या, देखिए अगर ये करंट का दिशा है, ये वोल्टेज का दिशा है, ठीक है, ये करंट का दिशा है, ये वोल्टेज का दिशा है, तो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसका पावर फैक्टर, उसको और कॉस ऑफ एंगल निकाल दीजिएगा ना, तो ही आपको शक्ति गुणांक आ जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस के केस में क्या है, ये वाला एंगल जो है 0 है, ये वाला एंगल क्या है, दोनों समान है, दोनों एक ही जगह पे है, तो एंगल क्या है, 0 है, तो कॉस जीरो का मान हो जाता है 1 दोस्तों। तो पावर फैक्टर में जब भी एक रजिस्टर रहेगा खाली सर्किट में तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कब, जब सर्किट में खाली एक रजिस्टेंस हो, खाली एक रजिस्टेंस हो, या बोल सकते हैं खाली रजिस्टेंस हो, कोई इंडक्टर और कैपेसिटर ना हो, खाली रजिस्टेंस रहेगा, खाली रजिस्टेंस रहेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चाहे कितना भी रजिस्टर हो, खाली रजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर 1 होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण बनेगा 0 डिग्री बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इस बात को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, क्या बोलते हैं, संधारित्र। कैपेसिटर चीज़ क्या होता है दोस्तों, ऐसे होता है दोस्तों, कैपेसिटर चीज़ क्या होता है, तो कैपेसिटर वो चीज़ होता है जो क्या कर सकता है, चार्ज को, आवेश को क्या कर सकता है, जमा करके रख सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग बाल्टी में पानी रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से क्या कर सकता है, कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। देखिए तो कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या कर सकता है, कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है वो क्या कर सकता है, चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी विद्युत आवेश को क्या कर सकता है, जमा करके रख सकता है, ठीक है। और कैपेसिटर का और क्या गुण होता है, तो ये जो होता है सर्किट में, इस सर्किट में अचानक से वोल्टेज में परिवर्तन होने से मना करता है या रोकता है, ठीक है। तो अचानक से सर्किट में वोल्टेज का परिवर्तन नहीं होने देगा, ये कैपेसिटर का गुण है, ठीक है। एक शुद्ध कैपेसिटर जो होता है ना, एक शुद्ध कैपेसिटर जो होता है ना, उसका औसत ऊर्जा जो खपत होता है 0 होता है, मतलब शुद्ध कैपेसिटर में पावर कंजम्पशन यानी कि पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्टिव पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका कैपेसिटर है एसी पे भी काम करता है और डीसी पे भी काम करता है, ठीक है, एसी पे भी काम करता है और डीसी पे भी काम करता है। कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर जो है आवेश को स्टोर करता है, मतलब चार्ज को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद क्या करता है, तो डीसी को रोकता है, डीसी को ब्लॉक करता है, और एसी को क्या करता है, तो एसी को पास करता है, ठीक है। एसी क्या करता है, पास करता है, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटर का बोलेगा कोई, अगर कैपेसिटर का बोलेगा कि ये आपका कैपेसिटर का ये है रिएक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटर का बोलेगा रिएक्टेंस क्या होगा दोस्तों, तो एक्स ई से इसको डिनोट करते हैं, हो जाएगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी क्या है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस, ठीक है। मतलब कैपेसिटर जो है, जो विरोध कर रहा है ना सर्किट में, जो विरोध देगा उसका होते हैं कैपेसिटर का रिएक्टेंस यानी एक्स सी, ये रहता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा दोस्तों 2πf, 2πf, एफ क्या है, एफ यहाँ पे 50 हर्ट्ज है आवृत्ति, ठीक है। तो इस तरीका से भी आप देख सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, एक्सी, तो है कैपेसिटर का रिएक्टेंस, क्या है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस। आगे क्वेश्चन में करेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन अभी ये ध्यान में रखना है, 1/ओमेगा सी क्या है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बताया आपको क्या कि कैपेसिटर जो है, क्या कर सकता है, कैपेसिटर जो है आवेश को जमा करके रख सकता है। तो कितना आवेश जमा करके रख सकता है, उसका कोई फार्मूला होना चाहिए, तो बिल्कुल वो फार्मूला है
बिल्कुल वो फार्मूला है, देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है। तो कैपेसिटर कितना चार्ज को या आवेश को जमा करके रख सकता है, उसका फार्मूला होता है Q इजिकल टू सी वी। Q इजिकल टू सी वी। अब बोलेंगे सर याद कैसे रखेंगे, तो सी वी रमन करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम याद रखने से ही हो जाएगा, ठीक है। सी वी रमन करके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम याद रखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी वी। Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी वी। तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। Q इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी वी। तो Q क्या है यहाँ पे, तो आवेश है। Q क्या है, आवेश है। C क्या है, तो धारिता है, ठीक है, धारिता है। V क्या है, तो वोल्टेज है, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारिता गुना वोल्टेज, ठीक है, धारिता गुने विभवांतर बोल सकते हैं, वोल्टेज को भी विभवांतर ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो धारिता गुने विभवांतर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपका Q आएगा, Q क्या चीज में आएगा, तो कूलम में आएगा, कूलम में नापते हैं इसको। C जो है कैपेसिटेंस क्या चीज में नापते हैं, तो फैराडे में नापते हैं। अभी क्या चीज में नापते हैं, तो वोल्ट्स में नापते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर चार्ज को आपको ज़्यादा स्टोर करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर ज़्यादा स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा या तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा, ठीक है, या तो कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा या तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि कैपेसिटेंस को हम नहीं बढ़ा रहे हैं शुरू में, ठीक है, अगर लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को स्थिर रखेंगे, वोल्टेज को स्थिर रखेंगे और कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे, सी वाले वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो भी क्या हो जाएगा, आवेश जो है बढ़ जाएगा। सी अधिक हो जाएगा तो अधिक आवेश जो है संग्रहित हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों में से किसी को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको चार्ज को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, या तो कैपेसिटेंस को बढ़ा दीजिए या तो वोल्टेज को बढ़ा दीजिए। तो यही आपका तरीका होगा चार्ज को बढ़ाने का। चलिए उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके लिखिए सर समझ में आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके लिखिए समझ में आ रहा है। बाकी अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, कुछ और एडिशन चाहिए कि सर इस PDF का कलर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो भी हम कर देंगे, आप कमेंट में बताइए, ठीक है, आप कमेंट में बताइए। चलिए तो कैपेसिटर में ही दोस्तों एक तरीका का कैपेसिटर होता है, उसका नाम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जैसे नाम समझ में आ रहा है, पैरेलल प्लेट होगा मतलब दो समानांतर प्लेट होगा और उससे जो है कैपेसिटर बनेगा। तो वही देखिए ये प्लेट है, ये प्लेट 1 नंबर हो गया, ये प्लेट 2 नंबर हो गया। ये क्या है, प्लेट है। प्लेट कैसा होता है, तो पूरा इस तरह का प्लेट है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके का प्लेट है, मेटल का प्लेट है, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 प्लेट लगा हुआ है। एक प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ प्लस Q लिख दीजिए। दूसरा प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये -Q लिख दीजिए, ठीक है। अब दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एक वोल्टेज लगा दिया गया है। दोनों प्लेट के बीच में क्या किया गया है दोस्तों, तो एक वोल्टेज लगा दिया गया है, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटर बन गया। वोल्टेज जो है VC, वोल्टेज का क्या लगा दिए, VC वोल्टेज लगा दिए। बस यही आपका कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर में क्या होना चाहिए, 2 प्लेट होना चाहिए, दोनों प्लेट होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ दूरी होना चाहिए, उसका नाम है D, ठीक है। और दोनों प्लेट जो होगा उसका क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, दोनों का प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा। 2 प्लेट नहीं है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, एकदम बराबर होगा। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, एकदम बराबर होगा, ये भी ध्यान में रखना है। 2 प्लेट है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, दोनों के बीच की दूरी जो हो गया D हो गया, ठीक है। एक प्लेट जो हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा, दूसरा प्लेट माइनस चार्ज हो जाएगा, और वोल्टेज लगा दीजिए दोनों प्लेट के बीच में, ये हो गया आपका कैपेसिटर तैयार। इस तरह के कैपेसिटर को क्या बोलेंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे या समानांतर प्लेट संधारित्र बोलेंगे, ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो जो आपको बताए वो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल बना हुआ है यहाँ पे। एक तो एरिया हो गया, दोनों का एरिया क्या है, समान है एरिया, 2 प्लेट हो गया, 2 पैरेलल प्लेट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो D दोनों के बीच की दूरी है, एक +Q है और दूसरा क्या है, -Q है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया तैयार, क्या, कैपेसिटर तैयार हो गया। अब इस तरह के कैपेसिटर का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, इस तरह का कैपेसिटर जो है उसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला को भी एक बार देख लेते हैं, फार्मूला को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, फार्मूला क्या होगा जो। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C बराबर हो जाएगा A
इप्सिलॉन नॉट बटे डी, ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक है, ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब कौन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, तो दोस्तों सी क्या है, तो सी को बोलते हैं धारिता, धारिता, ठीक है। ए क्या है, तो प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी जो है प्लेटों के बीच का अंतर है, ठीक है, डी क्या है, प्लेटों के बीच का अंतर है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है, डी क्या है, तो प्लेटों के बीच का अंतर है। इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो मुक्त स्थान का परावैद्युत नित्यांक है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी, ठीक है, ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला काम में आने वाला है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कैपेसिटर तो पढ़ लिया, फार्मूला भी देख ली, अब देखिए जो है कैपेसिटेंस का जो है कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो मुख्यतः जो इसका दो कॉम्बिनेशन बनता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे हम लोग प्रतिरोध में ही पढ़े थे, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, और पैरेलल मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम। तो दोनों को हम लोग एक बार विशेष तौर से देखेंगे, ठीक है। सीरीज में कैसे लगा रहेगा, तो सीरीज में जो है कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार से लगा रहेगा। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में जो है कैपेसिटेंस ऐसे ले लेंगे, कैपेसिटेंस ले लेंगे ऐसे, और क्या करेंगे, उसका जो है एक मुहानी पूरा जोड़ देंगे और दूसरा मुहानी पूरा जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से आप प्रतिरोध में देख रहे थे कि कैसे दोनों दिखेगा, दिखने में बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, उसी प्रकार से ये भी C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है कि सीरीज किस तरीके का दिखेगा और पैरेलल किस तरीके का दिखेगा, इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए अभी देख लेते हैं क्या, सबसे पहले अभी देख लेते हैं क्या, तो सीरीज क्रम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो सीरीज क्रम देख लेते हैं, सीरीज क्रम में हम लोग क्या देखना है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तब किसके बारे में बात हो रहा है, तो कैपेसिटर के बारे में बात हो रहा है। तो सीरीज क्रम जैसे बताइए कि किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, पहले एक कैपेसिटर हो गया, फिर दूसरा कैपेसिटर हो गया, तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा, ये हो गया C1, ये हो गया C2। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब एक तुल्य कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, तो इस केस में जो फार्मूला होगा दोस्तों इस प्रकार से होगा, इसको बोल दीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा 1/, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, यानी यहाँ पे सीरीज में उल्टा होगा, जैसे प्रतिरोध में होता था ना, प्रतिरोध वाले में क्या होता था, सीरीज में चुपचाप जुड़ जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल वाला फार्मूला काम करेगा, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला पढ़े थे वो यहाँ पे सीरीज में काम करेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे एक हो गया, मान लीजिए कि ऐसा 3 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा 3 भी हो जाएगा तो बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। यहाँ पे 3 को लग गया, C1 C2 C3, तो क्या होगा, क्या होगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, C इक्विवेलेंट क्या होगा, वैसे हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से आपको निकालना है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये बात हो गया एक, ठीक है, कि सीरीज में जो है इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये बात हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट बात है सबसे, उसको क्या बोल सकते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, सभी कैपेसिटर में जो है चार्ज समान होगा। जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि सभी जो है सीरीज में हमेशा क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कैपेसिटर में बात करें तो सीरीज में क्या होता है, तो आवेश जो है समान होता है, आवेश क्या होता है, समान होता है, तो जो आवेश इससे बहेगा वही आवेश इससे ही बहेगा, ठीक है, ठीक है। तो सब में क्या होगा, सब में चार्ज जो है समान होगा, सब में चार्ज क्या होगा, समान होगा, सीरीज में सब में चार्ज समान होगा, इसमें क्यू है तो इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू होगा, सब में आवेश क्या होगा, समान होगा, इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है।
और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देख के समझ में आ रहा है कि घट जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला जब भी ये फॉर्मूला लगता है तो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है घट जाता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला जब भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है घट जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये हो गया सीरीज की बात। अब कर लेते हैं एक बार पैरेलल की बात। यहाँ पे पैरेलल में जो है बड़ा आसान है। पैरेलल किस तरीके से बनेगा, आइए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा पैरेलल। तो देखिए, एक हो गया कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया। तो पैरेलल इस तरीके से बनता है, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ठीक है, अगर हमको निकालना है कि नया C क्या होगा, नया इक्विवेलेंट C क्या होगा, जो दोनों को हटा के हम लोग लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें C1 प्लस C2 सिंपल में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल में जो है सिंपल फार्मूला लगता है और सीरीज में क्या लगता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है यहाँ पे। वैसे ही 3 हो जाएगा, जैसे ही 3 हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार से खाली जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे C1 C2 और C3 ऐसे जुट भी जाए सीरीज में आके तो भी क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट वैसे ही हो जाएगा, सिंपली जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 सॉरी C2 प्लस C3 सिंपल में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में जो होता है सिंपल में जुड़ जाता है और सीरीज में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेना है। तो ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। इसमें क्या बात ध्यान रखना है एक्स्ट्रा, इसमें यही ध्यान रखना है कि पैरेलल में जो है हमेशा वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो पैरेलल कैपेसिटर में जितना भी कैपेसिटर हो सब में क्या होगा, वोल्टेज जो है समान होगा। ठीक है, तो यहाँ जितना भी होगा बिल्कुल वहाँ पे जितना भी होगा, जहाँ पे जितना भी होगा उतना भी सब पे होगा, मतलब वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। तो ये वाला बिंदु को कभी भूलना नहीं है। ठीक है, सीरीज में क्या समान होता है, तो सीरीज में दोस्तों जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो समान होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको साफ सब समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके सब जुड़ता जा रहा है, सबके सब क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे ही, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका हो जाएगा 5, इसका मान लीजिए 10, 5 फैराड 10 फैराड। अब बताना है इसका इक्विवेलेंट, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन और भी सिंपल रखेंगे। ठीक है, इसका हो गया 3 फैराड, इसका हो गया 6 फैराड। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये लोग बनाइए, क्या होगा मुझे आंसर बताइए, सबका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 बनाते हैं क्योंकि सबसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दोनों क्या दिख रहा है, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में क्या बोल सकते हैं हम लोग, C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, तो चुपचाप जुड़ जाता है। तो 3 + 9 3 + 6 3 + 6 क्या हो जाएगा, 9 फैराड। तो जिस बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 का 9 फैराड है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले, तो ये जो आएगा उसका 9 फैराड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको पता है इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है, इसमें फार्मूला लगाना है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये लगाना है। किसका बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बता रहे हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट आपको निकालना है, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/10, एलसीएम 10 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा क्या 3/10, हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10/3, तो 10/3 आपका फैराड देखने को मिलेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10/3 फैराड, जिसका ये आया है बिल्कुल सही जवाब है। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा सिंपल है, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है, खाली सीरीज या खाली पैरेलल नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिए, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। और ये दोनों निकालने के बाद ये बोल सकते हैं क्या, कि ये पूरा
और ये पूरा आपस में क्या दिख रहा है, आपस में सीरीज में दिख रहा है, क्यों देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए देखिए आप ये दोनों का तो निकाल ही चुके हैं, क्या आया है 10/3 आया है, तो लिख दीजिए 10/3, ठीक है 10/3, ठीक है 10/3 फैराड आया है इसका। इसका भी आप निकाल चुके हैं, किसका किसका, इसका भी आप निकाल चुके हैं, कितना आया है तो 9 फैराड आया है, कितना आया है तो 9 फैराड आया है, तो ये भी आपका 9 फैराड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी आपका 9 फैराड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दोनों क्या चीज़ में है, तो अब सीरीज में है, दोनों क्या चीज़ में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर ले आइए, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कीजिए आप आंसर ले आइए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या किए इसको, क्या किए इसको कि पहले देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पहले इसका आंसर निकाल लीजिए, क्या आ गया 10/3, फिर इसका आंसर निकालिए, क्या आ गया 9, फिर आपस में क्या चीज़ में है, आपस में सीरीज में है, तो आपस में सीरीज में जोड़ दिए, आपस में क्या किए सीरीज में जोड़ दिए, सीरीज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला हो गया, तो आपस में क्या हो गया सीरीज में। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फिर से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट करके, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, वरना बना देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके, मैं देखूंगा कि आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को देखना है ये कि जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है, उसमें कितना जो है ऊर्जा संरक्षित रहता है, तो संचित ऊर्जा कितना होता है, ठीक है, उसमें कितना ऊर्जा जो है जमा रहता है, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला हो जाएगा ½ CV², क्या हो जाएगा ½ CV², ठीक है। तो कितना ऊर्जा उसमें जमा रहता है उसका फार्मूला हो जाएगा ½ CV², ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी, ये क्या हो गया एनर्जी हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या एनर्जी, हाफ हो गया, हाफ सी हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है, सी क्या हो गया कैपेसिटेंस वैल्यू, क्या चीज़ में तो फैराडे में लेना है आपको। भी क्या हो गया तो वोल्टेज हो गया आपका, क्या चीज़ हो गया वी वोल्टेज हो गया आपका, ठीक है। और ये जो एनर्जी स्टोर होता है क्या चीज़ में होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी जो है स्टोर होता है, जो एनर्जी स्टोर हो रहा है ना किस में स्टोर हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जब भी फार्मूला इस तरह का आएगा क्वेश्चन तो आप लगा दीजिएगा E = क्या हो जाएगा ½ CV², E = ½ CV², ये फार्मूला लगाइएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला लगाइएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एनर्जी का आपको पता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है तो जूल होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। चलिए तो ये फार्मूला लगाने से आंसर आपको मिलता रहेगा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं जब हम लोग कैपेसिटर को AC में लगाते हैं, ठीक है, कैपेसिटर को जब AC में लगाते हैं तब क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटर को जब हम AC में लगाएंगे तब क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को जब हम AC में लगाएंगे तो क्या होता है, देखिए ये वाला जो है AC वोल्टेज है दोस्तों, AC वोल्टेज को इस प्रकार से दिखाते हैं, ये वाला क्या चीज़ है AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज में क्या लगा दिए हैं तो कैपेसिटर लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं कैपेसिटर लगा दिए हैं, तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप देखेंगे ना, जब भी एक कैपेसिटर होगा सर्किट में, खाली कैपेसिटर होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है ओनली कैपेसिटर है, कुछ और नहीं है, ना ही रेजिस्टेंस है ना ही इंडक्टेंस है, तो क्या होगा हमेशा याद रखना है दोस्तों कि वोल्टेज जो है पीछे रहेगा और करंट क्या रहेगा इसमें आगे रहेगा। तो वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे है तो करंट क्या होगा आगे होगा, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है आगे है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो ये 90 डिग्री से आगे चल रहा है, ठीक है। तो करंट हमेशा आगे चलेगा किसमें कैपेसिटर में, कैपेसिटर में हमेशा करंट क्या होता है दोस्तों आगे चलता है, कैपेसिटर में हमेशा करंट क्या होता है तो आगे चलता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है करंट आगे चलता है, तो कैपेसिटर में क्या होता है करंट आगे चलता है, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री से आगे होती है, इस बात को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्या समझना है कि जब भी सर्किट में खाली कैपेसिटर हो, जब भी सर्किट में खाली कैपेसिटर हो तो क्या होगा करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से आगे होगा, ठीक है। 90 डिग्री से आगे होगा मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या है, ये घड़ी आपका होता है, ये आपका घड़ी होता है, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है, ठीक है। ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ठीक है। तो आपका घड़ी देखिएगा ये छोटा सुई हो गया और ये बड़ा सुई हो गया, ठीक है। हमेशा घड़ी कौन सी दिशा में चलता है दोस्तों, घड़ी हमेशा देखेंगे तो टिक 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 करके इस दिशा में चलता है, और घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ठीक है। जो घड़ी जिस दिशा में चलता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। घड़ी के विपरीत दिशा में चलना क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा जो है जब भी कोई चीज़ लीड करता है तो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज में हमको नापना है। तो 90 डिग्री कौन सी दिशा में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में है। तो समझ रहे हैं क्या कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से आगे चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में कोई बोलेगा पावर फैक्टर निकाल के हमको बताइए, तो पावर फैक्टर कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया सर, यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो करंट है, ये वोल्टेज जो है सर, दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और करंट क्या है, तो आगे चल रहा है, लीडिंग। जो आगे चलता है करंट, अगर आगे चल रहा है तो क्या बोलेंगे, लीडिंग। करंट अगर पीछे चल रहा है तो क्या बोलेंगे, लैगिंग। तो करंट यहाँ पे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, तो लीडिंग बोलेंगे। ठीक है, या अग्रगामी बोलेंगे। ठीक है, लीडिंग या अग्रगामी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे सर। ये जो ठीक एंगल है इसको क्या बोलते हैं, फाइव। तो कॉस फाइव निकाल दीजिएगा तो वही पावर फैक्टर हो गया। तो कॉस 90 डिग्री का मान सर हम जानते हैं शून्य होता है। तो शून्य तो ठीक है, लेकिन आगे के पीछे तो करंट चल रहा है आगे, तो शून्य होगा, लेकिन क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि करंट जो है यहाँ पे आगे चल रहा है, या फिर अग्रगामी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सॉरी, अग्रगामी। ये लीडिंग पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी पावर फैक्टर। ठीक है, तो शक्ति गुणांक 0 तो होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसा होगा, तो अग्रगामी या लीडिंग पावर फैक्टर। क्यों, क्योंकि करंट जो है लीड कर रहा है। बस इतना ही समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया। इसको एक बार देखिए, बढ़िया से समझिए। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो पीडीएफ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आराम से वहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने पेड कोर्स खरीद रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहीं से पढ़िए। लेकिन अगर नहीं खरीद रखा है तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट जो है आगे चल रहा है, किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज चल रहा है पीछे, करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज कहाँ चल रहा है, पीछे चल रहा है। ठीक है, तो करंट तो आगे चल रहा है, वोल्टेज कहाँ चल रहा है, पीछे चल रहा है। करंट कहाँ चल रहा है, तो करंट जो है आगे चल रहा है। और करंट आगे चल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर आ रहा है या अग्रगामी पावर फैक्टर आ रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक बार देख लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का जो है बहुत सारा प्रयोग होता है दोस्तों। पहला क्या है, तो जो ट्यूब होता है ना, जो ये ट्यूब होता है ना, ये आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है ना, उसको चलाने में, स्टार्ट करने में, और पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक को बढ़िया करने में। सिंगल फेज मोटर होता है। सिंगल फेज मोटर जब आपको पढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी आपका जब छत में जो पंखा लगा है ना, उसको सीलिंग फैन बोलते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए भी और उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी एक कैपेसिटर का प्रयोग होता है। ठीक है, एसी पावर लाइन है, एसी पावर सर्किट है ना, उसमें भी आपको पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी फैक्ट्री वगैरह में भी क्या होता है, आपका कैपेसिटर का प्रयोग होता है। क्यों, तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। तो मेन काम क्या है भाई, मेन काम यहाँ पे क्या है, तो स्टार्टिंग करता है किसको, तो टेबल फैन को, या घर में जो फैन लगा हुआ है वो सबको स्टार्ट करता है। ये मेन काम हो गया। दूसरा मेन काम क्या हो गया, तो पावर फैक्टर सुधारने में काम आता है। ठीक है, पावर फैक्टर को या शक्ति गुणांक इसको बोलते हैं हिंदी में, शक्ति गुणांक को सुधारता है, तो बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है। ठीक है, ये दोनों मेन काम भी ध्यान रखिएगा तो काम हो जाएगा। बाकी अलग अलग आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मिला जुला के यही दो काम कर रहा है। ठीक है, मिला जुला जो है यही दो काम कर रहा है, तो आप ये दोनों बिंदु भी याद रखिएगा तब भी काम चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का नियम क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये नियम है दोस्तों, मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये नियम होता है। उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए। कितना मिनट लेना है, मैक्सिमम आपको जो है 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 30 सेकंड ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनाने वाला है तो आपको 45 सेकंड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए थ्योरेटिकल है, तो इसमें आपको 30 सेकंड ज़्यादा समय नहीं लेना है। और जो भी आपको समझ में आ रहा है, A B C D, अपना दिमाग लगाइए, जो पढ़े हैं उसके आधार पे,
और जो भी आपको समझ में आ रहा है ए या बी या सी या डी, ये कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। उसके बाद देखिए आप सॉल्यूशन को कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ एक बार ध्यान रखिएगा। तो कितना क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम कितना लेना है, तो 45 सेकंड। मिनिमम टाइम कितना लेना है, तो 30 सेकंड। 30 सेकंड तक क्वेश्चन को देखिए और अपने हिसाब से कुछ बनाइए। इससे क्या होगा, आपका फायदा होगा, आपको जो तार्किक क्षमता है, लॉजिकल रीजनिंग है, वो इंप्रूव होगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपको समझ में आएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कई बार आपको लॉजिकल रीजनिंग करके मारना है कि कैसे लॉजिक लगाएंगे तो हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सही करते हैं स्टार्ट। बस, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि कैपेसिटर जो है कैपेसिटर का क्या काम है, तो कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, आवेश को स्टोर करना। तो उस क्षमता को क्या बोलते हैं, तो उस क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस क्षमता को कैपेसिटेंस यानी धारिता बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं उस क्षमता को, या बोलते हैं धारिता। ठीक है, तो कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस उसकी क्षमता है, धारिता है। ठीक है, हिंदी में धारिता। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा डी। साफ साफ दिख रहा है आपका। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए दोस्तों। कह रहे हैं कि कैपेसिटर्स आर नेवर कोटेड इन, ठीक है, संधारित्रों को कभी भी किसमें कटुबद्ध नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बोल रहे हैं नैनो फेराड, माइक्रो फेराड, पिको फेराड, किलो फेराड। नैनो फेराड मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ फेराड। माइक्रो फेराड में 10⁻⁶ फेराड। पिको फेराड में 10⁻12 फेराड। किलो फेराड मतलब 10⁻³ फेराड। आपको पता है सब चीज़। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि कैपेसिटर जो होते हैं ना, कैपेसिटर हमेशा जो है बहुत छोटे छोटे वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, हमेशा छोटे छोटे वैल्यूज़ में बनाए जाते हैं, छोटे छोटे वैल्यू के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैपेसिटर मिल जाएगा, माइक्रो फेराड में, आपको कैपेसिटर मिल जाएगा नैनो फेराड में, मिल जाएगा मिली फेराड में। ठीक है, और फेराड में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको किलो फेराड में कभी भी कैपेसिटर जो है नहीं मिलेगा। किलो फेराड में क्या होगा, कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, किलो फेराड में नहीं मिलेगा, और इससे बड़ा तो कभी नहीं मिलेगा। किलो फेराड में नहीं मिलेगा आपको, हेक्टो फेराड में नहीं मिलेगा, उस टाइप का नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको देखेंगे तो इस यहाँ तक मिलेगा आराम से, फेराडे भी मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो है नहीं मिलेगा। तो उत्तर हो जाएगा किलो फेराड। किलो फेराड में जो है कैपेसिटर आपको नहीं बनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको बनाइए देवियान सजनों। यदि आपूर्ति की आवृत्ति को आधी हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। देखिए दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सी इजिकल टू होता है 1/ωc। ठीक है, ये होता है, इसको लिखेंगे तो 2πf/c हो जाएगा। बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आधा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पहले था 50 हर्ट्ज मान लीजिए, अभी हो गया फ्रीक्वेंसी आधा, तो फिर 50 हर्ट्ज मत मानिए। ठीक है, मान लीजिए 50 हर्ट्ज, अभी हो गया आधा, मतलब अभी मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी हो गया 25 हर्ट्ज, मतलब आधा हो गया। तो बोले कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, अभी देख रहे हैं क्या, फ्रीक्वेंसी जो है नीचे है, फ्रीक्वेंसी आधा हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर आधा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी f से f/2 हो गया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि नीचे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलिए श्रेणी में संयोजित दो संधारित्रों और समानांतर में संयोजित दो समान संधारित्रों, देखिए दोनों समान है। ठीक है, दोनों समान संधारित्र हैं।
ठीक है, दोनों समान समान संधारित्र हैं। का प्रभावी धारिता का अनुपात क्या होगा? अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि दो श्रेणी में कनेक्टेड है, श्रेणी मतलब इस प्रकार से है, ये सी मान लीजिए, ये भी सी मान लीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीरीज में क्या होता है हमें फॉर्मूला, तो सीरीज में बोलते हैं सर 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 मतलब c 1/c2, ये हो गया। सी ले लीजिए तो ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, 2/c हो गया। यानी कि c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो c/2 हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वही पैरेलल में दो हो गया कैपेसिटर, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसका सी, इसका सी, सी इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, तो पैरेलल में जुड़ जाता है, तो c1 + c2 हो जाएगा, यानी कि 2c हो जाएगा। अब बोल रहे हैं दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले ऊपर में क्या लिखना है, सीरीज वाला, और इसका रेशियो निकालना है नीचे पैरेलल वाला। ठीक है, तो ऊपर सीरीज लिखना है, नीचे पैरेलल। तो सीरीज में कितना आ गया था, सीरीज में आ गया था c/2, पैरेलल में कितना आ गया था, 2c, तो c/4c हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 1/4 उत्तर कहाँ पे है, ये है। देखिए ये वाला उत्तर में कभी कंफ्यूज नहीं करना है ए और बी में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखे हैं देखना है हमेशा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो रेशियो तो निकालना है, ठीक है, अनुपात तो निकालना है, लेकिन किसके से किसके बीच का, तो श्रेणी में रखना है ऊपर और नीचे रखना है पैरेलल में। वैसे यहाँ पे लिखा है कि पहले श्रेणी के बारे में बात किया है, फिर पैरेलल के बारे में, तो यही रेशियो आपको निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ना कि बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर वहाँ से आपके स्क्रीन पे बनाइए आप लोग। एक शुद्ध धारिता, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो है में धारा और वोल्टेज का सापेक्ष किस प्रकार से होता है। तो आपको तो ये बात बताया गया है, क्या बताया गया है, एक शुद्ध कैपेसिटर जो होता है ना, एक शुद्ध कैपेसिटर जो होता है ना, कैसा होता है, तो सर एक शुद्ध कैपेसिटर जो होता है ना, उसमें वोल्टेज जो है, उसमें करेंट जो है आगे रहता है, करेंट जो है वोल्टेज से आगे रहता है। कितना डिग्री से आगे रहता है, तो 90 डिग्री से आगे रहता है, ये बताया जा चुका है। ठीक है, तो करेंट जो है आगे होता है, वोल्टेज क्या होता है, पीछे होता है। ये बात ध्यान में रखना है किसमें, तो एक शुद्ध कैपेसिटर में। ठीक है, एक शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में करेंट जो है आगे होता है और वोल्टेज जो होता है पीछे होता है। कितना डिग्री से पीछे होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे होता है। तो हमेशा आपको याद क्या रखना है, तो करेंट आगे होता है, इस बात को याद रखिए, तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, करेंट आगे रहता है, बात को याद रखिए, तो आपको काम जो है बन जाएगा। ठीक है, करेंट आगे होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, काम आपको बन जाएगा। और कितना डिग्री से, तो 90 डिग्री से। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर कुछ नहीं करना है, पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, तो पावर फैक्टर जो होता है शक्ति गुणांक होता है cos ऑफ फाई, ये एंगल क्या है, फाई। ठीक है, तो 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो को 0 दिख रहा है, ए और बी। ठीक है, और सी भी दिख रहा है 0, तो डी तो कट गया आपका आंसर। ठीक है, डी तो कट गया आंसर। अब देखिए 0 तो है यहाँ पे करेंट, लेकिन आगे है, तो 0 होगा लेकिन आगे होगा। ठीक है, 0 होगा लेकिन आगे होगा, तो 0 लीडिंग बोलेंगे। ठीक है, करंट आगे चल रहा है तो। ठीक है, इसको 0 अग्रगामी भी बोल सकते हैं हिंदी में, अग्रगामी मतलब करंट जो है आगे चल रहा है, वही बोलना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 0 तो है लेकिन करंट क्या है, आगे चल रहा है, तो करंट लीडिंग है, तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, लीडिंग होगा। शक्ति गुणांक क्या होगा, लीडिंग होगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन भी हो गया। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रेरक के बारे में। प्रेरक क्या होता है, तो प्रेरक क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, इंडक्टर जो होता है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ऐसे रहता है, इसमें जो है बहुत सारे टर्न रहते हैं, बहुत सारे फेरा रहता है, और इस प्रकार से ऐसे रहता है। ठीक है, फिर से देखिए, एक कंडक्टर है लेकिन इसको बहुत सारा ऐसे घुमा घुमा के रखा गया है, इसको इंडक्टर बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बहता है, तो इसमें धारा बहता है। इंडक्टर में क्या बहेगा, धारा बहेगा। ठीक है, और इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करके रखता है। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो मैग्नेटिक फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में यहाँ पे एनर्जी जो है जमा होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा।
कैपेसिटर में यानी धारिता में, ठीक है, या संधारित्र में एनर्जी जो है किस प्रकार से स्टोर होता है, तो उसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ स्टोर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होता है किसमें होता है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। प्रेरक का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको हेनरी हो जाता है। इसको दिखाते कैसे हैं, तो यहाँ पे दिखाते हैं एल से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो क्या करता है, इंडक्टर जो है धारा प्रवाह करने पर, धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी को जमा करता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी और इसका सिंबल होता है एल से दिखाते हैं इसको, ठीक है। चल, इंडक्टर जो होता है एसी को अपोज करता है और डीसी में स्टेडी स्टेट पर जाके शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं, इसका जो एक्स का फॉर्मूला होता है इसको एक्सएल बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटिव नहीं, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर है। यहाँ हो जाएगा ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो ये एल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये एल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होता है, क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो अब देखिए यहाँ पे डीसी के बारे में बात करेंगे, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0। तो एक्सएल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ जो गुना कीजिएगा फ्रीक्वेंसी से तो क्या हो जाएगा, 0। वही एसी के बारे में बात करेंगे, तो एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल क्या हो जाएगा भाई, तो 2π गुने 50 गुना एल हो जाएगा, यानी कि 100π इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, 100π गुना एल हो जाएगा। पाई का मान रखिएगा कितना, 3.14, तो कितना हो जाएगा, 314 एल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखने में क्या समझ में आ रहा है कि जो इंडक्टर है एसी को अपोज करता है, क्योंकि इतना इम्पीडेंस देता है, ठीक है, प्रतिबाधा इसको जो है इतना देता है कैपेसिटर। वही डीसी सर्किट देखेंगे तो प्रतिबाधा क्या देता है, 0 देता है, ठीक है, उसमें कोई इसको अपोज नहीं करता है, 0 हो जाता है स्टेडी स्टेट में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है ये वाला। अब देखिए, जैसे आप कैपेसिटर का देखे थे कि कॉम्बिनेशन हो सकता है, वैसे ही इसका भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में जो है इस प्रकार से आपको लगेगा, ठीक है, ये L1 मान लीजिए, ये L2, ठीक है, दो आपका इंडक्टर है, दो आपका प्रेरक है, L1 L2। तो सीरीज में क्या हो जाएगा दोस्तों, सीरीज में जो हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये बिल्कुल उसी प्रकार से जुड़ता है जैसे आपको रजिस्टर में जुड़ता है, प्रतिरोध में जुड़ता है, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से जुड़ जाएगा आपको। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। अब 23 हेनरी, यहाँ पे 22 हेनरी, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पे एक अलग से बना लीजिए कि एक बड़ा सा प्रतिरोध हो जाएगा, एक बड़ा सा प्रेरक हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 + L2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 + 22 यानी कि 45, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा ऐसा 5 गो है, मान लीजिए 11 हेनरी, 11 हेनरी, 11 हेनरी, इस तरीके के 5 गो भी है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट खाली जोड़ देना है सबको, ठीक है, 11 + 11 + 11 + 11 + 11 यानी कि 55 हेनरी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये पैरेलल में देखते हैं, तो पैरेलल में बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से आप रेजिस्टेंस का निकालते थे। कनेक्शन कैसे होगा, तो कनेक्शन तो इस प्रकार से होगा, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। यहाँ पे किस प्रकार से निकलेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3, इस तरीके का आपको निकलेगा,
ठीक है, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रतिरोध का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर दो को है L1 L2, तो एल इक्विवेलेंट का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा, जब दो को रहेगा तभी शॉर्टकट काम करेगा। चलिए, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ L1 L2 कुछ मान रख लीजिए एक बार एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया 2 हेनरी, ये भी हो गया 2 हेनरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 4 हो गया, डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 1 हेनरी। तो आंसर क्या होगा, 1 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है मिलेगा, आपको बना देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडक्टर जो है ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में जमा करता है। तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऊर्जा स्टोर होता है किस फॉर्म में, तो चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में। वही आपको कैपेसिटर में जो ऊर्जा स्टोर होता था किस फॉर्म में, कैपेसिटर में किस प्रकार से होता है, तो कैपेसिटर में जो होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, वो भी लिख देते हैं। तो कैपेसिटर में जो ऊर्जा स्टोर होता है, ठीक है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊर्जा संचित होता है, जमा होता है, ऊर्जा स्टोर होता है। इसके कैपेसिटर में जो है ये फॉर्म है, और इंडक्टर में किस फॉर्म है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में। अगला क्या है, शुद्ध प्रेरक जो है उसका औसत खपत क्या होता है, औसत ऊर्जा खपत होता है 0। तो इसमें भी जो एक्टिव पावर फ्लो है P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्टिव पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे उसमें भी क्या होता था, जब कोई इंडक्टर में हो रहा है 0, तो कैपेसिटर में आपको क्या होता था, कैपेसिटर में भी 0 होता था। कैपेसिटर में भी क्या होता था, 0 होता था। दोनों सेम चीज़ है यहाँ पे, कैपेसिटर में भी 0 पावर और इंडक्टर में भी 0 पावर। ठीक है, और ये जो है इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो है करंट में हो रहे बदलाव का विरोध करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, करंट के बदलाव का विरोध करता है कौन, तो इंडक्टर। और वो क्या करता था, कैपेसिटर क्या करता था, तो वोल्टेज में हो रहे बदलाव को विरोध करता था। ठीक है, वोल्टेज में बदलाव का विरोध करता था। तो आपको दोनों साथ में पढ़ना है, तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, दोनों को जब भी पढ़ना है तुलना क्या करना है, साथ में करना है। तो इंडक्टर का काम है करंट में हो रहे बदलाव का विरोध करना, और कैपेसिटर का क्या काम है, तो वोल्टेज में हो रहे बदलाव का विरोध करना। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो एल होता है ना, एल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। मतलब जितना फेरा की संख्या रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो है इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो ये वाला बात भी याद रखना है आपको। ठीक है, इंडक्टेंस जो है आपका एन स्क्वायर, मतलब एन क्या हो जाएगा आपका, फेरों की संख्या। ठीक है, फेरों की संख्या के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो फेरों की संख्या बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इंडक्टेंस जो है बड़ा तेजी में बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, तो ये भी ध्यान में रखना है। और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे देखिए, अगर हम खाली एक इंडक्टर को देखिए, अगर एसी में लगाते हैं, एसी सप्लाई में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे आप पाएंगे कि करंट जो है पीछे रहता है और वोल्टेज जो है आगे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आगे रहेगा और करंट क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, कितना डिग्री से, तो 90 डिग्री से। कौन आगे है, तो यहाँ वोल्टेज आगे है, तो हमको हमेशा करंट के बारे में याद रखना है, तो वोल्टेज अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या है, पीछे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हम देखेंगे तो करंट क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो करंट क्या आ रहा है, पीछे रह जा रहा है। ठीक है, तो करंट यहाँ पे पीछे होता है, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। ये ध्यान में रखना है, करंट जो है वोल्टेज से पीछे रहता है 90 डिग्री से। ठीक है, तो हमेशा क्या रखना है, करंट आपको याद रखना है, क्योंकि वही आपको ज़्यादा काम में आने वाला है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर आपको पता है कॉस ऑफ फाई होता है। यहाँ पे भी फाई जो है 90 डिग्री है, फाई कितना है, 90 डिग्री।
ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वही आपका फाई होता है। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, बात तो पक्की है। लेकिन यहाँ पे करंट पीछे रह रहा है, करंट क्या रह रहा है, पीछे रह रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 तो होगा लेकिन लैगिंग होगा। क्या होगा, लैगिंग होगा। 0 लैगिंग यानी 0 है लेकिन साथ में और क्या बोल सकते हैं, तो पश्चगामी, मतलब करंट जो है पीछे रह रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। 0 तो होगा लेकिन क्या होगा, पश्चगामी, मतलब करंट 0, करंट आपका है जो पीछे रह रहा है। पावर फैक्टर 0 तो है लेकिन करंट क्या है, पीछे रह रहा है, इसलिए लैगिंग बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चंस आप बनाइए, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं और आज के लिए इतना ही रहेगा। देखिए किसी आयरन कोर पर 60 फेरे लपेटे हुए कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, तो आपको है 4 मिली हेनरी। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है 60 है, तो आपका एल कितना आ रहा है, तो आ रहा है 4 मिली हेनरी। अगर बोल रहा है फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए, मतलब फेरा कितना हो गया, 120, मतलब दुगना हो गया, तो आपको बोल रहे हैं कि एल क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा। तो आपको क्या बताया गया, अभी जस्ट बताया गया कि एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर। तो एन हो गया कितना, दुगना हो गया। एन क्या हो गया, दुगना। ठीक है, एन हो गया दुगना, तो यहाँ पे रखिएगा एन हो गया अभी 2n, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एल क्या हो जाएगा, नया वाला एल जो है 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा नया वाला एल जो है। ठीक है, नया वाला एल कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो 4 गुना मतलब 4 गुना 4 मिली हेनरी, तो हो जाएगा 16 मिली हेनरी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो एन हो जाएगा दूना, तो एल हो जाएगा 4 गुना, तो आंसर हो जाएगा 16, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि स्वप्रेरण युक्त दो कुंडलियां, यदि स्वप्रेरण प्रेरकत्व युक्त दो कुंडलियां क्रमशः L1 और L2 परस्पर युग्मित है, तो अन्योन्य अन्योन्य प्रेरकत्व का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, अब प्रयास कीजिए बनाने का। ठीक है, मैं इसको आपको थ्योरी बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे जब भी मान लीजिए कि दो कुंडली पास में रखा हुआ है। ठीक है, एक कुंडली देखिए यहाँ पे दो कुंडली दिख रहा है, एक कुंडली ये है और एक कुंडली ये है। जब भी दो कुंडली पास में रहता है तो क्या होता है, जब भी दो कुंडली पास में रहता है तो क्या होता है, इस कुंडली के करंट के कारण यहाँ पे भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, और वैसे ही इस कुंडली के करंट के कारण यहाँ भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र जो है पैदा होता है। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे पर भी असर डालता है। एक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दूसरे पर भी असर डालता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वही लिखा हुआ है। जब भी एक कुंडली में धारा बदलती है, जब भी एक कुंडली में क्या होती है, धारा बदलती है, तो दूसरी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होती है, और इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू के इंटू रूट L1 L2 होता है। ठीक है, रूट के एम इज इक्वल टू, याद रखना फार्मूला हमको, आपको कौन सा, ये वाला। एम इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू रूट ओवर L1 L2। यहाँ पे के क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, जो कि 0 से 1 के बीच में होगा। अगर के 1 हो गया इसका मतलब क्या है, के अगर 1 हो गया इसका मतलब क्या है, पूरा बढ़िया से कपल हो गया है। ठीक है, इसका करेंट, इसका करेंट जो है, इसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया से कपल हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया से कपल हो गया है। अगर के 0 हो गया इसका मतलब क्या है, कोई कपलिंग नहीं है। या फिर और क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि दोनों तार रखा हुआ है, बहुत दूर दूर रखा हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। तो के जब 1 होगा तो मैक्सिमम कपलिंग होगा, बहुत बढ़िया से कपलिंग हो जाएगा। और के जब 0 होगा तो कोई कपलिंग नहीं होगा, यानी कि बोल सकते हैं बहुत दूर दूर कुंडली रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें वही बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बोल रहा है। तो फार्मूला क्या देख रहे हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हम लोग देखें, के रूट ओवर L1 L2, ये हम लोग देखें। आपको क्या होता है कि के इक्वल टू जब 1 होगा तो परफेक्ट कपलिंग होगा। क्या होगा, परफेक्ट कपलिंग हो जाएगा, बहुत बढ़िया से कपलिंग हो जाएगा, और अधिकतम कपलिंग इसको बोल सकते हैं। तो एम का मान क्या हो जाएगा, 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो 1 गुना रूट ओवर L1 L2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट ओवर L1 L2 ही हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पे है ये, आंसर डी में है। अगर पूछ लेता कि न्यूनतम कपलिंग क्या होगा, तो के बराबर 0 हो जाता।
तो क्या हो जाता, के 0 हो गया तो 0 गुना √11L2 यानी कि 0 ही हो जाता। ठीक है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, न्यूनतम क्या हो जाएगा 0, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो ये। तो इस तरीके क्वेश्चन को खाली ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए। 5 मिली हेनरी के स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस वाली कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में संरक्षित ऊर्जा क्या होगी। तो आपको पता है ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं फार्मूला। यहाँ पे ऊर्जा जो होती है हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको इंडक्टेंस में ऊर्जा जो होता है इस प्रकार से होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। एल क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस, आई क्या है, तो करंट, तो हाफ एल आपको दे दिया 5 मिली हेनरी, तो इसको हेनरी में बदल लीजिए, तो 5 इंटू 10⁻³ करंट दिए 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 500 गुना 10⁻³ डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 250 गुना 10⁻³ यानी कि 0.0250 जूल, क्या हो जाएगा 0.25 जूल, ये हो जाएगा आपका उत्तर बी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियोस। तो आपका चैनल का नाम आपको याद रखना है, ये चैनल का नाम आपको याद रखना है, चैनल का नाम क्या है, नालंदा गुरुकुल। यह चैनल जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, आप लोगों को पढ़ाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोगों के लिए इस तरीके का हम लोग वीडियो रेगुलरली लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।